नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। अब तक 17 एपिसोडों में हमने FST 001 के इकाई 1 से 11 तक की इकाइयों का स्टडी किया। अब आगे 12वीं इकाई को आगे की एपिसोड 18 में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं इकाई 12, जीवन की उत्पत्ति और विकास। 12.1 आप पहले पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी का जन्म कब और कैसे हुआ। यह इकाई आपको उस सुदूर अतीत पे ले जाती है जब हमारे ग्रह पर कोई जीवन नहीं था। आप यह कल्पना कर सकेंगे कि पृथ्वी पर पौधे और जंतु किस प्रकार उत्पन्न हुए। निश्चय ही उन घटनाओं की चर्चा करते समय जो करोड़ों या अरबों वर्ष पहले घटी थी, कुछ हद तक कल्पना और अनुमान का सहारा लेना पड़ता है, परंतु अनुमान या अटकल भी बहुत हद तक उपलब्ध प्रमाणों तथा भौतिक विज्ञान के आधारभूत नियमों के अनुसार ही लगाने पड़ते हैं। इससे हमारे ग्रह पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में सुझाए गए सिद्धांतों में विश्वास पैदा होता है। इस प्रकार आज सामान्य मत यह है कि जीवन की उत्पत्ति लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व ऐसी स्वतः रासायनिक क्रियाओं से हुई थी जिनके संघटक जड़ पदार्थों के अणु थे। इस सिद्धांत को इस तथ्य से समर्थन प्राप्त होता है कि पृथ्वी पर सब जीवों की रचना और आणविक संरचना एक जैसी है। इस चैप्टर को पढ़ने के उद्देश्य जो हैं वो पहले समझते चलते हैं। तो जीवन की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों और इस विषय में किए गए पाश्चर के परीक्षणों के बारे में हम जान सकेंगे। रासायनिक विकास के सिद्धांत और इसके वैज्ञानिक आधारों की चर्चा कर सकेंगे। जैव विकास के सिद्धांत और जीवन के विभिन्न रूपों को जान सकेंगे। जीवन के व्यवस्थावादी दृष्टिकोण, पुनर्निवेशन, सूचना तथा नियंत्रण की प्रक्रिया को भी समझ सकेंगे। जीवन चक्र और काल के प्रभाव को समझ सकेंगे। और इस चैप्टर को पढ़ने से हमारा एक उद्देश्य और पूरा होता है कि पृथ्वी में पड़े जीवन की संभावना का आभास लगा सकेंगे। 12.2 पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। मनुष्य हमेशा से यह सोचता रहा है कि वह अस्तित्व में किस प्रकार आया, उसे किसने और क्यों बनाया। इस विषय में इसकी उत्सुकता इतनी अधिक थी कि प्रत्येक प्राचीन विचारक, दार्शनिक अथवा अवतार ने इस प्रश्नों का कोई न कोई उत्तर देने की कोशिश की और जीवन के सृजन की कोई न कोई विधि बताई। प्राचीन धारणा के अनुसार जीवन कॉस्मोजोआ से बीजाणु नाम की छोटी इकाई के रूप में विभिन्न ग्रहों को स्थानांतरित हुआ था। इन बीजाणुओं पर मोटे अभेद्य खोल थे जिसके कारण जल और अन्य आवश्यक घटक इन बीजाणुओं से बाहर नहीं जा सकते थे। ऐसा समझा जाता था कि ताप और नमी की अनुकूल परिस्थितियों में इन बीजाणुओं ने उस समय के निर्जीव ग्रहों में प्रथम जीवन को जन्म दिया। यह विचार जीवन के बीजाणुओं के सार्वभौमिक और अनंत भंडार को मान्यता देता है और इस प्रकार वास्तव में उस प्रश्न कि सबसे पहले जीवन का निर्माण किस प्रकार हुआ का उत्तर देने से बच जाता है। यूनानियों या उस समय के किसी व्यक्ति को निश्चय ही यह नहीं मालूम था कि अंतरिक्ष में से यात्रा करने वाले बीजाणुओं को पैरामैंगनी और गामा किरणें जैसी हानिकारक विकिरणों का सामना करना पड़ा होगा। इसके अलावा समय समय पर जीवन की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न सिद्धांत बनते रहे होंगे। इनमें से कुछ तो मात्र काल्पनिक थे और अन्य सिद्धांत कुछ हद तक वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित थे। आइए इन सिद्धांतों के विषय में हम संक्षेप में पढ़ें। 12.2.1 विशिष्ट सृजन। जब संस्कृतियों के लोगों में प्रचलित एक अन्य मान्यता थी कि जीवन अपने विभिन्न रूपों में, जिनमें मनुष्य भी शामिल था, आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व ईश्वरीय आदेश से एकाएक उत्पन्न हो गया। जीवन के अनगिनत रूप सदा से ही ऐसे थे और बिना परिवर्तन के पीढ़ी दर पीढ़ी उस समय तक ऐसे चलते रहेंगे जब तक संसार समाप्त नहीं हो जाता। जैसा कि आप आगे पढ़ेंगे, इस प्रकार का विशिष्ट सृजन का सिद्धांत गलत है, क्योंकि ऐसे जानवरों के अवशेष खोज लिए गए हैं जो लाखों या उससे भी अधिक वर्षों पहले पृथ्वी पर पड़े रहे होंगे। वास्तव में अनुसंधान से पता चला है कि पृथ्वी पर जीवन 3.5 अरब वर्ष पहले भी विद्यमान था। सबसे पहले जीवन सहज रूप में जड़ पदार्थ से पैदा हुआ था और निरंतर होने वाले परिवर्तनों से वह अधिकाधिक जटिल होता गया।
12.2.2 स्वतः जनन। यदि हम अपने इर्द गिर्द के वातावरण को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि भूसा, मिट्टी, कीचड़, धूल और हर प्रकार के कचरे या सड़ते हुए पदार्थ में बिलबिलाते और रेंगते जीवों के समूह उपस्थित हैं। इस प्रकार के अवलोकनों ने ही लोगों को यह मानने की प्रेरणा दी कि जीवन जड़ पदार्थों से स्वतः उत्पन्न हो गया था। अरस्तु 384 से 322 ईसा पूर्व, जो जीव विज्ञान के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध हैं, का मत था कि केवल कृमि और कीड़े ही नहीं बल्कि मेंढक और चूहे भी कूड़े कचरे और गिल्ली मिट्टी जैसे उपयुक्त प्रजनन पदार्थों से स्वतः उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए हो सकता है कि मनुष्य की उत्पत्ति भी ऐसे ही हुई हो। स्वतः जनन का यह सिद्धांत सन 1862 में फ्रांस के सूक्ष्म जैव वैज्ञानिक लुई पास्चर के प्रयोगों से गलत सिद्ध हो गया। अरस्तु के सिद्धांतों को गलत साबित करना कोई आसान कार्य नहीं था। लुई पास्चर ने अपनी प्रवीणता और प्रायोगिक क्षमता के आधार पर स्वतः जनन के सिद्धांत को गलत साबित किया। पास्चर ने अपनी परिकल्पना कि जीवन से ही जीवन की उत्पत्ति होती है को जांचने के लिए फ्रांस की विज्ञान अकादमी द्वारा अधिकृत प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक के सामने अपना प्रयोग किया। इस प्रयोग के लिए पास्चर ने 2 फ्लास्क लिए और उन दोनों को आधा आधा ईस्ट से भर दिया। इस ईस्ट में थोड़ी सी चीनी भी मिली हुई थी। पास्चर ने इन दोनों फ्लास्कों को गर्म किया ताकि उनमें मौजूद किसी भी तरह के जीव मर जाएं। उन्होंने एक फ्लास्क का मुंह बंद कर दिया और दूसरे को हवा के लिए खुला छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद यह देखने के लिए कि क्या हुआ, पास्चर ने अपने सभी मित्रों को बुलाया। वैज्ञानिक यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि बंद फ्लास्क में उस समय भी किसी प्रकार के जीव नहीं थे, जबकि खुले हुए फ्लास्क में जीव उत्पन्न हो चुके थे। वास्तव में इनमें से एक बंद फ्लास्क अभी भी पेरिस स्थित विज्ञान अकादमी में रखा गया है। 100 वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उस फ्लास्क में किसी प्रकार का जीव उत्पन्न नहीं हुआ है। फिर भी कि नली मुरी हुई थी तथा इन फ्लास्कों को खुला रखा। ऐसे फ्लास्कों में हवा तो जा सकती थी पर किसी भी तरह के जीव इनके अंदर नहीं जा सकते थे। इन फ्लास्कों में किसी भी प्रकार के जीव की उत्पत्ति नहीं हुई। इस प्रकार पास्चर ने इन साधारण प्रयोगों से यह दिखा दिया कि जीव स्वतः उत्पन्न नहीं होते। पास्चर के अध्ययन से शराब के किण्वन से संबंधित कई समस्याओं को सुलझाने में मदद मिलती है। फ्रांस में उस समय शराब बनाना एक बहुत महत्वपूर्ण उद्योग था और हर समय शराब के खट्टे हो जाने या संदूषित हो जाने का डर बना रहता था। पास्चर ने दिखाया यदि शराब बनाते समय उसे कुछ हानिकारक जीवाणुओं से दूर रखा जाए तो शराब खट्टी नहीं होगी। पास्चर के कार्यों से अन्य कई क्षेत्र भी प्रभावित हुए, जैसे कि शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा से होने वाले घावों और अन्य प्रकार की चोटों में हमेशा ही जीवाणु संक्रमण हो जाता था। यहाँ तक कि यदि किसी की मृत्यु चोटों या घावों से नहीं होती थी तो वह शल्यक उपकरणों तथा पट्टियों द्वारा हुए जीवाणु संक्रमणों से मर जाता था। पास्चर के कार्य के आधार पर यह धारणा बनी कि यदि घावों को साफ रखा जाए, अर्थात घावों को बीमारी पैदा करने वाली कीटाणुओं से बचाया जाए, तो घाव में संक्रमण नहीं होगा और यह जल्दी ठीक हो जाएगा। 12.2.3 रासायनिक विकास। यह प्रश्न कि जीवन की उत्पत्ति पहल किस प्रकार आरंभ हुई, अभी तक यह अनुत्तरित था। इस प्रश्न का उत्तर पाने का मतलब है कि अरबों वर्ष पीछे मुड़कर देखा जाए और यह कल्पना की जाए कि पृथ्वी पर उस समय क्या स्थिति थी जब पहल जीवन का उद्भव हुआ। सोवियत जैव रसायनज्ञ ऑपेरिन और ब्रिटिश वैज्ञानिक हार्लेन ने यही करने की कोशिश की। उन्होंने यह बताया कि जीवन जड़ पदार्थों के कार्बनिक अणुओं से उपजा है। दूसरे शब्दों में, जीवन के उद्भव की समस्या को समझने से पहले पृथ्वी पर बनने वाले इन कार्बनिक अणुओं के बारे में जानना जरूरी होगा। विकास के प्रारंभिक चरणों में गर्म संघनित होती हुई गैसों और पिघले हुए द्रव्य पदार्थों ने मिलकर ऐसे पिंडों का निर्माण किया जिन्हें आज हम
चट्टान कहते हैं। उस समय पृथ्वी एक विशाल कारखाने के रूप में कार्य कर रही थी, जिसमें विभिन्न किस्म के यौगिकों का उत्पादन हो रहा था। विभिन्न किस्मों के परमाणुओं और अणुओं के निर्माण के लिए ऊर्जा स्रोत थे अंतरिक्षीय किरणें, पराबैंगनी विकिरण, त्वरित बिजली के विसर्जन, रेडियोधर्मिता तथा ज्वालामुखियों और गर्म झरनों की ऊष्मा। सभी प्रकार के अणु अपनी उत्तेजित स्थिति के कारण निरंतर बनते और नष्ट होते रहते थे। वायुमंडल का अपेक्षाकृत हल्की गैसें जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आदि तब तक अंतरिक्ष में जाती रहीं जब तक उनके अणु अन्य तत्वों के साथ संयुक्त होकर द्रव और ठोस में नहीं बदल गए। संयुक्त रूप में ये गैसें पृथ्वी पर रह सकती थी। खासकर ऑक्सीजन गैस मुक्त रूप से नहीं रह सकती थी, यह अन्य तत्वों से मिलकर यौगिक बना लेती थी। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन संयुक्त होकर जलवाष्प के रूप में पृथ्वी के वायुमंडल में रही। इसी तरह कैल्शियम और कार्बन से मिलकर चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट बनाया। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर अमोनियम नाइट्राइट बनाया। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों का भी निर्माण हुआ। कभी कभी इनके साथ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी सम्मिलित हो गए। इस प्रकार के यौगिकों को हम आज कार्बनिक यौगिक कहते हैं। उस समय पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी थी। जैसे ही पृथ्वी काफ़ी ठंडी हो गई, भाप के द्रवण से बहुत तेज वर्षा प्रारंभ हो गई और लगातार बरसती रही। वर्षा इतनी अधिक मात्रा में हुई कि इससे पृथ्वी के गड्ढे भरते गए और महासागरों का निर्माण हुआ। इन महासागरों के गर्म पानी में आरंभ में विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिक काफ़ी मात्रा में मौजूद थे। ये यौगिक वायुमंडल में से वर्षा के साथ मिलकर आ गए थे। गर्म पानी में इन यौगिकों की पारस्परिक क्रियाओं के कारण और भी अनेक यौगिकों का निर्माण हुआ। पृथ्वी के विकास की इस अवस्था में पानी को गर्म तनु घोल कहा जाता है, जिनमें अन्य वस्तुओं के अलावा एमिनो एसिड भी मौजूद थे। एमिनो एसिड कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक थे और इन्हीं एमिनो एसिड के अणुओं ने मिलकर कई प्रकार के जटिल प्रोटीन का निर्माण किया। ये प्रोटीन ही जीवन के निर्माण की इकाइयां हैं। जटिल कार्बन अणुओं के इस संचयन से ही संयोगवश आरंभ में अत्यंत सरल परंतु अपनी प्रतिकृति बनाने में सक्षम आणविक प्रणाली उत्पन्न हुई। अपनी प्रतिकृति निर्माण करने की क्षमता के कारण इन प्रणालियों को जीवधारी का नाम दिया गया। सूर्य की घातक पराबैंगनी विकिरणों ने इन जीवित अणुओं को मार दिया होता यदि वे पानी की सुरक्षात्मक सतह के नीचे न रहते। इस प्रकार के आरंभिक जीवों को बहुत सीमित मात्रा में ही भोजन उपलब्ध था, क्योंकि भोजन के लिए वे उन कार्बनिक पदार्थों के नीचे डूबने पर ही निर्भर रहते थे, जो पानी की ऊपरी सतहों पर विकिरणों की उपस्थिति में संश्लेषित होते थे। इस प्रकार लाखों वर्षों तक इन जीवधारियों ने विशेष परिस्थितियों में ही जीवन यापन किया। बाद में कुछ संयोजनों से ऐसी जीवों की उत्पत्ति हुई जिनमें क्लोरोफिल मौजूद था, जिसकी वजह से ये जीवधारी अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बना सकते थे। इस प्रकार के जीवों के जीवित रहने की अधिक संभावना थी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान सूर्य के प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से शर्करा और स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेटों का संश्लेषण होता है। इस प्रक्रिया में जीवधारी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस प्रकार के जीवों में वृद्धि होने के कारण वायुमंडल में मुक्त ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई। जैसा कि आप आगे पढ़ेंगे, इस प्रक्रिया का बाद के घटनाक्रम पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। ऑक्सीजन पराबैंगनी विकिरणों के साथ क्रिया करके ओजोन का निर्माण करती है। ओजोन एक गैस है जिसमें से पराबैंगनी विकिरणें नहीं गुजर सकती। यह क्रिया पृथ्वी की सतह से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है, जिससे वहाँ संरक्षी ओजोन की परत बन जाती है। इस प्रकार हमें सुखद घटनाओं का एक ऐसा क्रम मिला जिसमें अधिक प्रकाश संश्लेषण से अधिक ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। इससे वायुमंडल में अधिक ओजोन बनी और इस ओजोन ने पृथ्वी की ओर आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को रोककर पृथ्वी की रक्षा की, जिससे जीवधारी पानी की सतह पर आ सके। जैविक दृष्टि से पृथ्वी के वायुमंडल का ऑक्सीकरण
बहुत महत्वपूर्ण घटना थी, जिसके फलस्वरूप अधिक जटिल तथा बुद्धिमान जीवधारियों की अंततः उत्पत्ति हो सकी। 12.2.4 मिलर का प्रयोग। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय की परिस्थितियों को छोटे पैमाने पर प्रयोगशाला में पुनः उत्पन्न करके ऊपर दिए गए सिद्धांत की जांच की जा सकती है। अमेरिकी जीव वैज्ञानिक मिलर ने मीथेन, अमोनिया, जलवाष्प और हाइड्रोजन के गैसीय मिश्रण को एक बंद फ्लास्क में 80 डिग्री सेल्सियस पर रखकर उसमें से 1 सप्ताह तक विद्युत आवेश विसर्जित किया। यह मिश्रण, यह तापमान तथा उसमें से विद्युत आवेशों का विसर्जन वे परिस्थितियां हो सकती थी जो जीवन के उद्भव के पूर्व पृथ्वी पर मौजूद हो सकती थी। जब 1 सप्ताह बाद फ्लास्क के अंदर की वस्तुओं का परीक्षण किया गया तो उसमें ऐसे एमिनो एसिड पाए गए जो प्रोटीन निर्माण के लिए जरूरी होते हैं। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि प्रोटीन जीवन के निर्माण की इकाई है। जीवन से संबद्ध इन अणुओं के प्रयोगशाला में निर्माण में सफलता मिल जाने से ऑपेरन हार्लेन के रासायनिक विकास के सिद्धांत की विश्वसनीयता बहुत अधिक बढ़ गई। बाद में इस विधि से अनेक प्रकार के एमिनो एसिड बनाए गए। साथ ही कुछ ऐसी शर्कराएं और नाइट्रोजनीय यौगिक भी प्राप्त किए गए जो जीवित प्राणियों की इकाई कोशिका के केंद्र में पाए जाते हैं। बाद में इसी प्रकार के प्रयोगों से ऐसे विभिन्न यौगिकों के उत्पादन में सफलता मिली जो अनेक किस्म की वसाएं तथा महत्वपूर्ण प्राकृतिक पिगमेंट बनाते हैं। इस प्रकार मिलर के प्रयोग से जीवन की उत्पत्ति से संबंधित समस्याओं को समझने और सुलझाने के तरीकों में एक नया मोड़ आया। अंतरिक्ष में आज भी उसी तरह की रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं जिनके प्रमाण हमें मिलर के प्रयोग से मिलते हैं। सन 1969 में ऑस्ट्रेलिया में मार्चिसन के निकट गिरने वाले उल्का पिंड का रासायनिक विश्लेषण करने पर उसमें कार्बनिक अणु पाए गए। इन अणुओं के प्रकार और अपेक्षित अनुपात मिलर के प्रयोग के अंत में प्राप्त अणुओं से बहुत मिलते थे। रेडियो खगोलकी द्वारा भी अंतरातारकीय अंतरिक्ष में मौजूद कार्बनिक अणुओं जैसे मीथेन, इथेन, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटिलीन आदि का पता चला है। 12.3 जैविक विकास। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि किस प्रकार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। आपने यह भी पढ़ा कि जैसे जैसे पृथ्वी की परिस्थितियों में बदलाव आया, जीवन अत्यधिक जटिल रूपों में विकसित होता गया। हम यह मान सकते हैं कि पहली वास्तविक कोशिकाओं के निर्माण के साथ ही जैविक विकास की शुरुआत हुई। ये कुछ इस तरह के जीव रहे होंगे जिन्हें मुक्त ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी और भोजन के लिए अपने आसपास के पानी में मौजूद कार्बनिक अणुओं पर निर्भर थे। अंततः इस प्रकार के भोजन में कमी होने के साथ साथ ऐसी कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई होगी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश की ऊर्जा के उपयोग से अपना भोजन स्वयं बना सकते थे। आज हम एक कोशिकीय पौधों और जंतुओं से लेकर कई प्रकार के पौधों और मनुष्य सहित कई तरह के जंतुओं के विविध रूपों से परिचित हैं। आज हमारे ग्रह पर जीवधारियों की लाखों जातियां मौजूद हैं। इस बात का प्रमाण है कि सभी जीवधारी परस्पर संबंधित हैं और उच्चतर जीवधारी निम्नतर जीवधारियों से विकसित हुए हैं। इस विषय में हम अगली इकाई मनुष्य का विकास में और अधिक पढ़ेंगे। इन लाखों जातियों के बारे में अलग अलग अध्ययन करना बहुत कठिन कार्य है, इसलिए सभी जीवों का इनके पारस्परिक विकासीय संबंधों तथा इनके प्रकार और कार्य में समानताओं के आधार पर समूहों में वर्गीकरण करना जरूरी है। आज अधिकतर जीव वैज्ञानिक सभी जीवित प्राणियों के 5 वर्गों या प्राणी जगत को जानते हैं। पहले वर्ग मोनडा में सर्वाधिक प्राचीन एक कोशिकीय जीव शामिल हैं। शुरू में 2 अरब वर्षों तक पृथ्वी पर ये अकेले जीव थे। इन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होते तथा वे आजकल बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के रूप में जाने जाते हैं। दूसरे वर्ग प्रोटिस्टा का विकास लगभग 1.5 अरब वर्ष पहले हुआ था तथा इसमें ऐसे एक कोशिकीय जीव शामिल हैं जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक हैं। शैवाल, प्रोटोजोआ तथा आवश्यक फफूंदी इन्हीं प्राणी जगत के सदस्य हैं। आपने वर्षा ऋतु में पेड़ों के नीचे उगी हुई खूमिया को तो देखा होगा। ये खूमिया तथा एक कोशिकीय इष्ट कवक वर्ग के सदस्य हैं। इन जीवों का एक अलग वर्ग है
क्योंकि सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों का भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले ये सर्वाधिक जटिल जीवों में से हैं। कुछ कवक परजीवी होते हैं जिनके कारण पौधों, जंतुओं और मनुष्यों को गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, जबकि कुछ अन्य प्रकार के कवकों से हमें सर्वाधिक लाभदायक दवाइयां, जिन्हें प्रतिजैविकी कहते हैं, प्राप्त होती है। आपने पेनिसिलिन का नाम सुना है, आपने स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि दवाइयों के बारे में भी जरूर सुना होगा। ये सभी दवाइयाँ कवकों से बनाई जाती हैं। अन्य दोनों वर्गों, पौधों और जंतुओं का विकास कुछ समय बाद पृथ्वी के बदलते हुए वातावरण से अनुकूलन के कारण हुआ। पौधों का विकास लगभग 6000 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। अधिकांश पौधों में एक हरा पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, जो उन्हें प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने में मदद करती है। इन जीवों की उत्पत्ति सबसे पहले समुद्रों में एक कोशिकीय शैवाल के रूप में हुई। इन हरे शैवालों को अनावृतबीजी अर्थात पुष्पविहीन पौधों और आवृतबीजी अर्थात पुष्पी पौधों का पूर्वज माना जाता है। आज इन पौधों की विविधता तथा संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। पौधे ऐसे बहुकोशिकीय जीव हैं जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा स्वयं बनाते हैं, जबकि जंतु ऐसे बहुकोशिकीय जीव हैं जो भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। सभी जंतुओं को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहले वर्ग अकशेरुकी में वे जंतु हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, तथा दूसरे वर्ग कशेरुकी में वे जंतु हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। जानवरों के विभिन्न समूहों को उनकी जटिलता के क्रमानुसार क्रमबद्ध किया जा सकता है। कीड़े और कृमि अकशेरुकी हैं, जबकि मछली, मेढक, टोड, सांप, पक्षी तथा स्तनपायी जानवर जैसे कि गाय, हिरण, घोड़ा, हाथी और मनुष्य सभी कशेरुकी वर्ग के सदस्य हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैविक विकास अरबों वर्षों के समय में काफ़ी धीरे धीरे हुआ। जीवों की विभिन्न तरह की जातियां विकसित हुई, जिन्होंने स्वयं को वातावरण के अनुकूल बना लिया है। अभी तक जो आपने स्टडी किया उसमें बोध प्रश्न जो बनते हैं कि प्रथम कोशिकाओं में किस वस्तु की कमी थी, अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले कुछ अनावृतबीजी पेड़ों के नाम लिखिए, भोजन के निर्माण के लिए पौधों में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, उन जानवरों को क्या कहते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। इस प्रकार के जो बोध प्रश्न हैं, इनके आंसर आप अपने नोटशीट में तैयार कर लिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। 12.4 जीवन के प्रति व्यवस्थावादी दृष्टिकोण। जैसा कि आपने अभी पढ़ा, जीवन साधारण एक कोशिकीय बैक्टीरिया से लेकर अत्यंत जटिल जीव मनुष्य तक विभिन्न रूपों में विकसित हुआ। आपको यह बात शायद दिलचस्प लगे कि एक अति साधारण जीव भी विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं जैसे भोजन ग्रहण, उत्सर्जन, उद्दीपन की प्रतिक्रिया और प्रजनन को कार्यान्वित कर सकता है। यह स्वयं को विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल बना सकता है। आइए देखें कि कोई जीव किस प्रकार ये सभी कार्य करता है। ये सभी विशेषताएं जिन्हें हम जीवन का प्रतीक मानते हैं, वास्तव में किसी भी जीव के विभिन्न भागों की समन्वित कार्य प्रणाली है। किसी भी जीव के, चाहे वह पौधा हो या जंतु, विभिन्न भाग अव्यवस्थित ढंग से नहीं बल्कि विभिन्न तंत्रों में व्यवस्थित होकर कार्य करते हैं। तंत्र या व्यवस्था कुछ परस्पर संबंधित भागों का समूह है जो किसी विशेष कार्य के लिए इस इकाई के रूप में व्यवस्थित है। ये सभी भाग एक साथ मिलजुल कर कार्य करते हैं तथा संगठित होकर एक इकाई बनाते हैं। एक कार बनाने वाली कंपनी को, जिसका संगठन परिवहन के लिए गाड़ियां बनाने के लिए किया गया है, एक व्यवस्था माना जा सकता है। सफल रूप से कार्य करने के लिए कंपनी के सभी भागों, जैसे कि कच्चे माल की खरीद करने वाले विभाग, फैक्ट्री प्रबंधक और बिक्री विभाग को आपसी तालमेल से कार्य करना पड़ता है। इसी तरह कोई जंतु या पौधे भी अनेक हिस्सों से मिलकर बना होता है जो एक निश्चित व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए, किसी जंतु के शरीर में भोजन को ग्रहण करने और उसे पचाने वाले भाग, शरीर को आधार देने के लिए अस्थि पंजर के रूप में व्यवस्थित हड्डियां, धमनियों और शिराओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में रक्त का परिसंचरण करने वाली हृदय तथा अनेक प्रकार के संकेत प्राप्त करने, उनको आदेश देने वाला मस्तिष्क आदि वे भाग हैं जो मिलकर शारीरिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं।
सभी पौधों और जंतुओं का एक समूह एक दूसरे के द्वारा तथा धरती, वायु और जल आदि द्वारा भी बनाए गए वातावरण में सामूहिक रूप से कार्य करता है। जिस प्रकार जीवन की ये विभिन्न रूप एक दूसरे पर निर्भर हैं, देखकर यह कल्पना करना स्वाभाविक है कि यह पृथ्वी ग्रह अपने आप में एक विशाल व्यवस्था है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी पर जीवन और पृथ्वी का वातावरण एक भली भांति समन्वित व्यवस्था है, जिसमें कई तरह की उपव्यवस्थाएं हैं, जैसे कि जीवित प्राणी। प्रत्येक उपव्यवस्था जैसे कि किसी पौधे या जंतु में भी एक अति जटिल बहुकोशिकीय व्यवस्था देखने को मिलती है। इसी प्रकार औद्योगिकी, कृषि तथा शिक्षा पद्धति को भी समाज में उपव्यवस्था की तरह ही माना जा सकता है। जैविक व्यवस्था अपने स्वरूप और कार्य को बनाए रखती है। उदाहरण के लिए बिल्ली हमेशा ही बिल्ली रहती है, वह शिकार की तलाश में घूमती है और बच्चे भी पैदा करती है, किंतु उसकी आंतरिक व्यवस्था स्थिरता से अपना कार्य करती रहती है। कोई भी व्यवस्था अपना यह अस्थायित्व को कैसे बनाए रखती है, आइए एक विशेष उदाहरण से लें। कोई भी स्त्री या पुरुष अपने आंतरिक अस्थायित्व को कैसे बनाए रखते हैं, जबकि उनके चारों ओर का वातावरण बदल जाता है। उदाहरण के रूप में वे अपने शरीर का नियत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस कैसे बनाए रखते हैं, या अपने रक्त की संरचना और रक्तचाप कैसे उसी तरह ही बनाए रखते हैं। सभी जीवों के पास एक किस्म की सूचना और नियंत्रण का तंत्र होता है, जो उन्हें विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढालने में मदद करता है। आप यदि किसी घोंघे को छुएंगे तो वह अपने खोल में घुस जाएगा। अपने जीवन की रक्षा के लिए यह उसकी सूचना और नियंत्रण पद्धति है। आप अगर धूप में बैठते हैं और आपको गर्मी लगती है तो पसीना उत्पन्न करने के लिए एक आंतरिक संकेत उत्पन्न होगा और पसीने के वाष्पीकरण के कारण ठंडक पैदा होगी। शरीर का एक नियत तापमान बनाए रखने के लिए यह भी सूचना और नियंत्रण का एक उदाहरण है। आप पाएंगे कि सभी जीवों में सूचना और नियंत्रण का एक सरल तथा जटिल तंत्र होता है। इसके बिना किसी भी जीव का एक अस्थायी परिस्थिति में अस्तित्व बनाए रखना तथा जीवित रहना संभव ही नहीं है। सूचना और नियंत्रण का सामान्य रूप से अध्ययन करने के लिए साइबरटेनिक्स नामक एक संपूर्ण विज्ञान का विकास हुआ। ऐसा इसलिए हुआ था कि अस्थायित्व के साथ कार्य करने के लिए मशीनों को भी सही ढंग से डिजाइन करना पड़ता है। आप टेलीविजन या रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होने वाले वोल्टेज नियंत्रक से जरूर परिचित होंगे। यदि किसी समय वोल्टेज निर्धारित वोल्टेज से बढ़ जाता है तो नियंत्रक उसे स्वयं ही कम कर देता है। इस प्रकार टेलीविजन और रेफ्रिजरेटर को मिलने वाला वोल्टेज अस्थायी रहता है। एक अन्य उदाहरण भवनों, खासकर दफ्तरों और होटलों को आग से बचाने का है। इस प्रक्रिया के दौरान कमरों के तापमान को एक तकनीक से मापा जाता है, और जब किसी कमरे का तापमान एकाएक बढ़ जाता है तो छत में लगा एक वाल्व खुल जाता है और वहां से पानी का छिड़काव होने लगता है। यह आग से बचने का स्वचालित संरक्षण है। सूचना और नियंत्रण का आधार किसी निर्धारित मान से विचलन का या उसमें आए अंतर का पता लगाना और उसे दूर करना है। इस अंतर को दूर करने के लिए इसी से एक संकेत प्राप्त होता है। इस प्रकार सभी अस्थायी व्यवस्थाओं में इस अंतर विचलन तथा त्रुटि का इस्तेमाल निर्धारित मान में उत्पन्न त्रुटि को दूर करने के लिए किया जाता है। इसे पुनर्निर्देशन व्यवस्था कहा जाता है, अर्थात नियंत्रण में त्रुटि के पुनर्निवेशन से त्रुटि को कम या दूर किया जा सकता है। सभी जीवों में स्वयं को वातावरण के अनुकूल नियंत्रित करने की एक अनोखी क्षमता होती है। बाहरी परिस्थितियों में परिवर्तनों के बावजूद ये अपने सामान्य बाह्य और आंतरिक स्वरूप को बनाए रखते हैं। इस अस्थायित्व की स्थिति को, जो जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, समस्थापन कहते हैं। हम आपको मानव के शरीर में विद्यमान इस तरह के एक पुनर्निवेश तंत्र या व्यवस्था का उदाहरण देंगे, जो कि रक्त में जल की सही मात्रा बनाए रखता है। हमारे शरीर में गुर्दे पानी की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। गुर्दों के नलिकाओं द्वारा पानी पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे पेशाब के रूप में पानी की हानि को रोका जा सके। पानी का यह अवशोषण एक रसायन के द्वारा नियंत्रित होता है, जिसे प्रतिमूत्रल हार्मोन अथवा एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहा जाता है। इस रसायन का उत्पादन
मस्तिष्क के अग्रभाग में विशेष तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। गर्मियों में अधिक पसीने के कारण यदि शरीर से पानी की अधिक हानि होती है तो रक्त में पानी की कमी हो जाती है और उसकी सांद्रता में परिवर्तन हो जाता है। ऐसे होते ही मस्तिष्क को एडीएच नामक इस विशेष रसायन का अधिक उत्पादन करने का संकेत प्राप्त होता है, जो कि गुर्दों में जल के अवशोषण को बढ़ा देता है और मूत्र के उत्सर्जन को कम कर देता है। यह अवशोषित पानी रक्त में पहुंचकर उसकी सांद्रता को फिर से सामान्य बना देता है। 12.4.1 जीवन चक्र जीवों के विभिन्न भाग तंत्रों के रूप में व्यवस्थित है, जो इसके आंतरिक स्वरूप को संपूर्ण जीवन काल तक बनाए रखते हैं। जीव विज्ञान में यह एक बहुत महत्वपूर्ण धारणा है, परंतु प्रश्न यह है कि यह व्यवस्था किस प्रकार बनी। अपने जीवन काल में कोई भी जीव कुछ परिचित अवस्थाओं जैसे कि जन्म, वृद्धि, प्रजनन और मृत्यु से गुजरता है। हम अपने चारों तरफ बीजों से अंकुरित होते हुए, बढ़ते हुए, फलते हुए और अंततः सूखते हुए पौधों को देखते हैं। बच्चे पैदा होते हैं, जवान होते हैं, शादी करते हैं, अपने बच्चे पैदा करते हैं, बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। इस घटनाक्रम को, जो जीव के पैदा होने के समय से लेकर मृत्यु के समय तक चलता है, जीवन चक्र कहते हैं। माता पिता मर जाते हैं और फिर कभी दिखाई नहीं देते, परंतु पीढ़ी दर पीढ़ी संतति इसी जीवन चक्र को दोहराती रहती है। यह पीढ़ियों की निरंतरता प्रजनन द्वारा ही संभव है। आदिम जीव जैसे बैक्टीरिया, शैवाल, प्रोटोजोआ आदि में प्रजनन एक कोशिकीय जनक के साधारण विभाजन द्वारा लगभग बराबर आकार की छोटी छोटी कोशिकाओं में होता है। ये कोशिकाएं जनक कोशिका के आकार के बराबर विकसित हो जाती हैं। कुछ जीवों में एक छोटी सी कलिका या आँख पैदा होती है, जो उनके शरीर से अलग होकर एक दूसरे जीव में विकसित हो जाती है। कुछ निम्नतर जंतुओं में जनक का शरीर कई भागों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक भाग एक संपूर्ण जीव के रूप में विकसित हो जाता है। ऊपर बताई गई सभी प्रक्रियाओं में एक विशेषता यह है कि केवल एक जनक ही प्रजनन क्रिया में भाग लेता है और सभी संतानें एक जैसी होती हैं। प्रजनन के इस तरीके को अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अलैंगिक प्रजनन केवल निम्नतर जंतुओं में तथा कुछ तरह के पौधों में ही होता है। इंसान ने अपने फायदे के लिए इसका उपयोग वनस्पति प्रजनन, बागवानी या हॉर्टिकल्चर में किया है। उदाहरण के लिए किसी भी गुलाब के पेड़ की टहनी को काटकर उसे अलग से उगाया जाए तो गुलाब का एक नया पौधा तैयार हो जाता है। इस तरीके से आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधे जैसे नींबू जाति के कई फल, नींबू और संतरे आदि की कई किस्में तैयार की जाती हैं। ऐसा देखा गया है कि इस प्रकार से तैयार किए गए पौधे जल्दी परिपक्व हो जाते हैं और उनमें फल भी उन पेड़ों की अपेक्षा जल्दी लगते हैं जो बीजों द्वारा उगाए जाते हैं। विकास, जैसा कि हम जानते हैं, व्यक्तिगत परिवर्तनों पर निर्भर होता है। ये परिवर्तन आनुवंशिकता और वातावरण में पारस्परिक क्रियाओं के कारण होते हैं। ये परिवर्तन लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया द्वारा, जिनमें दो जनकों का सहयोग होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत में मिलते हैं। अधिकांश पौधे और जंतु लैंगिक प्रजनन द्वारा ही संतान उत्पन्न करते हैं। इस प्रक्रिया में नर जनक एक विशेष प्रकार की कोशिका का निर्माण करता है जिसे शुक्राणु कहते हैं और मादा जनक में अंडाणु बनता है। ये दोनों कोशिकाएं, जो युग्मक कहलाती हैं, शरीर की अन्य कोशिकाओं से भिन्न होती हैं और उनमें क्रोमोसोम्स की संख्या अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा आधी होती है। क्रोमोसोम एक रासायनिक संरचना है जिसमें सभी जीवन क्रियाओं के बारे में सूचना निहित रहती है। ये दोनों कोशिकाएं, शुक्राणु और अंडाणु, निषेचन द्वारा मिलकर एक नई कोशिका बनाती हैं जिसे युग्मनज कहते हैं। साधारणतया युग्मनज से कई कोशिकीय जीव में बदलने की प्रक्रिया सभी पौधों एवं जंतुओं में एक जैसी होती है। विकास की पहली अवस्था में एक कोशिकीय युग्मनज विभाजित होता है, फिर यह विभाजन आपस में जुड़ी हुई एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक चलता रहता है। ये कोशिकाएं अंततः कई तरह के अंग बनाने की विशेषताएं प्राप्त कर लेती हैं। उदाहरण के लिए विकास प्रक्रिया के दौरान कुछ कोशिकाएं विशेष आकार लेकर यकृत का निर्माण करती हैं। ये कोशिकाएं कई कोशिकाओं में विभाजित होकर लाखों कोशिकाओं को जन्म दे देती हैं। इससे यकृत का निर्माण होता है।
इसी प्रकार कोशिकाएं विशेष रूप ग्रहण करके जीवों के जटिल मस्तिष्क का निर्माण करती हैं। इसी तरह से जीवों के शरीर के सभी भागों का निर्माण होता है। जीव जब परिपक्वता ग्रहण कर लेता है तब समय के साथ साथ काल प्रभावन शुरू होती है। 12.4.2 काल प्रभावन। काल प्रभावन एजिंग का सीधा सरल अर्थ होता है बूढ़ा होने की प्रक्रिया अथवा शरीर की कोशिकाओं और अंगों की संरचना तथा कार्य में लगातार क्षीणता आने की प्रक्रिया है। काल प्रभावन किसी भी जीव के जीवन चक्र का अभिन्न अंग है। कोई जीव या व्यक्ति यदि किसी घातक दुर्घटना का शिकार नहीं होता या किसी अन्य जीव का आहार नहीं बनता या किसी मारक रोग से पीड़ित नहीं भी होता तो भी काल प्रभावन के परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है। मनुष्य में काल प्रभावन के लक्षणों से हम सभी भली भांति परिचित हैं। इनमें से कुछ लक्षण शुष्क व झुर्रीदार त्वचा, भंगुर हड्डियां, रक्त परिसंचरण की कमी और दुबला पतला और कुम्हलाया शरीर आदि, जो कोशिकाओं में हो रहे परिवर्तनों और कोशिकाओं के विभाजन होने की क्षमता के नष्ट हो जाने के परिणाम हैं। एक जीवन काल में करोड़ों कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और कोशिका विभाजन की प्रक्रिया से नई कोशिकाएं उनका स्थान ले लेती हैं। जब नष्ट होने वाली कोशिकाओं की संख्या नई कोशिकाओं से अधिक हो जाती है तो बुढ़ापा आने लगता है। कोशिकाओं की विभाजित होने की क्षमता निश्चित होती है तथा प्रत्येक जीव के लिए यह अलग अलग विशेषताएं लिए हुए होती हैं। इसी बात से यह समझा जाता है कि कुछ जंतु तीव्र गति से बूढ़े क्यों होते हैं और उनकी जीवन अवधि अपेक्षाकृत क्यों कम होती है। शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं के विभाजन का दर भी अलग अलग होता है। मनुष्यों में त्वचा के संरचना करने वाली कोशिकाएं निरंतर नष्ट और पुनर्निर्मित होती रहती हैं, जबकि मस्तिष्क का निर्माण करने वाली कोशिकाओं में जन्म के 5-6 साल के बाद से ही विभाजन होना बिल्कुल बंद हो जाता है। इस प्रकार एक ही व्यक्ति में विभिन्न किस्म की कोशिकाओं में अलग अलग दर से काल प्रभावन होता है। पिछले कुछ वर्षों में काल प्रभावन के अध्ययन तथा इस विचार पर कि इसकी गति को किस प्रकार कम किया जाए काफ़ी ध्यान दिया गया है। यदि यह संभव हो गया तो हम मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत समय तक सक्रिय रह सकेंगे। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं होगी? रक्त के मंद परिसंचार तथा अन्य शिथिल शारीरिक प्रक्रियाओं को कुछ हद तक ठीक करने वाले शारीरिक व्यायामों से भी इसमें सहायता मिलती है। काल प्रभावन की गति को कम करने वाली औषधियों के विषय में भी कई अनुसंधान हो रहे हैं। 12.5 पृथ्वी से परे जीवन। जिस प्रकार हम पृथ्वी पर जीवन के उत्पत्ति के बारे में उत्सुक हैं, उसी तरह से हमने यह जानने का भी प्रयास किया है कि क्या सौर मंडल अथवा ब्रह्मांड के अन्य भागों पर जीवन की संभावना है। हाल के वर्षों में अंतरिक्ष यानों द्वारा किए गए अन्वेषणों तथा पृथ्वी से किए गए परीक्षणों ने हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचाया है कि संपूर्ण सौर मंडल में शायद पृथ्वी ही ऐसी जगह है जहां जीवन मौजूद है। अन्य ग्रह सूर्य से ऐसी दूरियों पर स्थित हैं कि जीवन के अस्तित्व के लिए या तो वे बहुत गर्म हैं अथवा बहुत ठंडे। केवल मंगल ग्रह पर जीवन होने की संभावना हो सकती है। अंतरिक्ष खोजी वाइकिंग ने मंगल ग्रह पर जीवन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए वहां की कुछ चट्टानों और मिट्टी के नमूनों को एकत्रित करके उनका विश्लेषण किया है, परंतु अभी तक इस ग्रह पर वर्तमान या भूतकाल में जीवन की उपस्थिति का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। मानव अब सौर मंडल से परे जीवन की खोज कर रहा है। वर्तमान में इसके दो तरीके उपलब्ध हैं। एक यह है कि ब्रह्मांड में मनुष्य को अथवा ऐसे उपकरण भेजकर जीवन के अस्तित्व के लिए तारों की सतह की छानबीन की जाए, और दूसरा यह कि उन संकेतों को सुना जाए तो बाह्य अंतरिक्ष से रेडियो तरंगों के रूप में आते हैं। अपने वर्तमान तकनीकी ज्ञान के आधार पर हम पहले तरीके से सौर मंडल के परे नहीं जा सकते, और दूसरा तरीका इस बात पर आधारित है कि ब्रह्मांड में ऐसी सभ्यताएं मौजूद हो सकती हैं जो तकनीकी स्तर पर हमारे जैसी या हमसे कहीं अधिक विकसित हो, जिससे कि हम उनसे रेडियो संकेतों द्वारा संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अब तक हमें इस क्षेत्र में सफलता नहीं मिली है, परंतु ऐसा संभव हो सकता है कि हमारी मंदाकिनी, जो संपूर्ण रूप से धूल, गैस और तारों की व्यवस्था है तथा जिसमें हमारा सूर्य परिक्रमा करता है, कई पुरानी पर अत्यधिक विकसित सभ्यताओं के बीच हुए संकेतों के आदान प्रदान से भरी हुई हो, जो उन तकनीकों द्वारा भेजे गए हों जिनकी खोज अभी तक पृथ्वी पर नहीं हुई हो।
इसलिए शायद हम इन संकेतों को एकदम ही ग्रहण नहीं कर पाते। हाल ही में इस बात का उल्लेख किया गया है कि खगोल शास्त्रियों ने सूर्य की तरह ही कुछ अन्य तारों की खोज की है जिनके अपने ग्रह हैं। यदि यह बात सत्य साबित होता है तो ब्रह्मांड में ऐसे लाखों ग्रहीय मंडलों में जिन पर जीवन के अस्तित्व की संभावना हो सकती है। 12.6 इस चैप्टर का सारांश। इस इकाई में आपने पढ़ा कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के विषय में दिए गए विभिन्न सिद्धांतों तथा पाश्चर की अच्छी तरह से डिजाइन किए गए प्रयोगों के आधार पर किस तरह से यह सिद्ध हुआ कि जीवन से ही जीवन की उत्पत्ति होती है। अपरेन हाल्डेन ने रासायनिक विकास का सिद्धांत दिया और मिलर के प्रयोग से उसकी पुष्टि हुई। किस प्रकार पहली कोशिका के बनने के साथ साथ ही जैविक विकास प्रारंभ हुआ तथा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा मुक्त ऑक्सीजन बनी और वायुमंडल में ओजोन की परत का निर्माण हुआ। वायुमंडल में हुए इन परिवर्तनों के कारण ही विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं की उत्पत्ति पृथ्वी पर संभव हो सकी। जीवन की व्यवस्थावादी दृष्टिकोण तथा जीवों की बदलते हुए वातावरण के अनुकूल अपने स्वरूप और कार्यशीलता को बनाए रखने की क्षमता, जीवन चक्र या जन्म से लेकर मृत्यु तक की किसी जीव की विभिन्न अवस्थाएं तथा काल प्रभावन, इन सारी बिंदुओं पर हम लोगों ने इकाई 12 में चर्चा की, इसका स्टडी किया। अब इसके सभी जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर आप ध्यान दें और उन प्रश्नों का आप आंसर बनाएं। प्रश्न ये हो सकते हैं कि लुई पाश्चर के अनुसंधानों ने जीवन के स्वतः जनन सिद्धांत को किस प्रकार गलत सिद्ध किया। जीवन की उत्पत्ति के पुराने सिद्धांतों पर मिलर के प्रयोग से हुए प्रभावों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। क्या किसी जीव के सामान्य अवस्था में हुए विचलन को दूर किया जा सकता है? संक्षेप में उत्तर दीजिए। क्या पृथ्वी से परे जीवन के बारे में जानने के लिए कुछ तरीके उपलब्ध हैं? यदि हाँ तो वे क्या हैं? इस प्रकार के सभी अगर आप बोध प्रश्नों का आंसर तैयार कर लेते हैं तो अगले एग्जाम में निश्चित रूप से आपको उसका फायदा मिलेगा। तो वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना न भूलें ताकि इतने महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें इतनी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।